तीसरे भाई, हम सब एक परिवार है। अगर तुम चाकू नीचे रख दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। चंद्रकांत राठौड़ ने शांति से कहा। क्यों? तुम मरते क्यों नहीं? तुम स्पष्ट रूप से बहुत बीमार हो और तुम्हारी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। फिर भी तुम त्रिशक्ति के किंग का पद क्यों थामे हुए हो? अभिराज राठौड़ ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनका पूरा चेहरा थोड़ा क्रूर दिख रहा था। तीसरे भाई, तुम्हारा स्वभाव कैसा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें साहित्य और युद्ध दोनों की काबिलियत है और वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए सहनशीलता नहीं है और तुम्हारा व्यवहार बहुत खूनी है। तुम किंग बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो और न ही तुम किंग बन सकते हो। चंद्रकांत राठौड़ ने स्पष्ट रूप से कहा। बकवास, अभिराज राठौड़ ने अचानक दहाड़ा। तुम दशकों से किंग रहे हो और अब तुम मरने वाले हो। अब मेरी बारी है इस पद को लेने की। पूरे त्रिशक्ति में मेरे से ज्यादा नया किंग बनने के लिए उपयुक्त कौन है? मेरे पास नए किंग के लिए पहले से ही एक उम्मीदवार है, लेकिन वह तुम नहीं हो। चंद्रकांत राठौड़ ने सिर हिलाया। उम्मीदवार? अभिराज राठौड़ ने पागलपन से हंसा। पराग राठौड़ सिर्फ एक युवा लड़का है। प्रतिभा, काबिलियत और शान के मामले में वह मेरे मुकाबले में कहाँ ठहरता है? वह मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का हकदार क्यों है? मैं जिस उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ वह पराग नहीं है। चंद्रकांत राठौड़ ने शांति से कहा। अगर पराग राठौड़ नहीं तो और कौन हो सकता है? क्या तुम अभी भी विक्रम राठौड़ पर भरोसा कर रहे हो, जो 10 साल से गायब है? तुम वास्तव में सिंहासन को एक ऐसे लड़के को देना चाहते हो जिसके जीवित या मृत होने का भी पता नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? अभिराज राठौड़ ने बिना दया के उपहास किया। ढीठ! ये सुनकर कैलाश गुस्से में फटने को तैयार थे, लेकिन चंद्रकांत राठौड़ ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। अभिराज राठौड़ के दहाड़ने और पागलपन की तुलना में चंद्रकांत राठौड़ का व्यवहार शुरू से अंत तक बेहद शांत रहा। तीसरे भाई, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि विक्रम मरा नहीं है और अभी भी जीवित और स्वस्थ है। वह अब मुझसे उस समय से भी बेहतर है और किंग बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। चंद्रकांत राठौड़ ने गंभीरता से कहा। तो क्या अगर वो मरा नहीं है? उसकी उम्र को देखते हुए विक्रम राठौड़ पराग राठौड़ से कुछ साल ही बड़ा है। आखिरकार वो अभी भी एक युवा लड़का है। लेकिन मैं, जिसने सैकड़ों युद्धों का अनुभव किया है, सैनिकों और नागरिकों के बीच मेरी प्रतिष्ठा विक्रम राठौड़ से 1000 गुना ज्यादा है। अगर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की बात हो तो वह मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। अभिराज राठौड़ ने दहाड़ा। उन्होंने राठौड़ परिवार के क्यूलिन बेटे को भी गंभीरता से नहीं लिया। चंद्रकांत राठौड़ के समर्थन के बिना विक्रम राठौड़ को दबाना उनके लिए आसान होगा। तीसरे भाई, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें नहीं पता कि दुनिया में कोई और भी है और दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। चंद्रकांत राठौड़ की आंखों में ज्यादा सहानुभूति थी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम्हें वाकई बाहर जाकर देखना चाहिए। त्रिशक्ति तक सीमित मत रहो। ये दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम सिर्फ स्वार्थी हो। अभिराज राठौड़ ने क्रूर चेहरा बनाकर दहाड़ा। तुम बार बार कहते हो कि तुम देश, लोगों और त्रिशक्ति के नागरिकों की सेवा कर रहे हो। असल में तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारी नजरों में केवल तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सिंहासन संभाल सकता है। सीधे सीधे कहें तो तुम सिर्फ एक स्वार्थी ढोंगी हो। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास स्वार्थी मकसद हैं, लेकिन ये सब कुछ समग्र स्थिति को पहले रखने के आधार पर है। चंद्रकांत राठौड़ ने शांति से कहा। अगर मेरे दोनों बेटे निकम्मे हैं और किंग बनने की योग्यता नहीं रखते तो मैं कभी भी सिंहासन उन्हें नहीं सौंपता। तुम इतने भव्य ढंग से कहते हो, लेकिन अंत में क्या तुम अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रहे हो? अभिराज राठौड़ का चेहरा उदास था। अगर तुम वाकई देश और लोगों की सेवा करते हो और बिना भेदभाव के प्रतिभा का उपयोग करते हो तो तुम्हें सक्रिय रूप से सिंहासन छोड़ देना चाहिए और हमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने देना चाहिए। तुम निष्पक्ष खेल चाहते हो, है ना? ये सुनकर चंद्रकांत राठौड़ ने अप्रत्याशित रूप से सिर हिलाया।
ठीक है, मैं आज तुम्हें मेरे बेटे के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका दूंगा। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा? इन शब्दों के साथ सभी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद्रकांत राठौड़ ऐसा कुछ कहेंगे। स्थिति स्पष्ट रूप से बदल चुकी थी। अगर ब्लैक ड्रैगन आर्मी के जनरलों को अभिराज राठौर को पकड़ने का आदेश दिया जाता तो विद्रोह का संकट पूरी तरह हल हो जाता। लेकिन चंद्रकांत राठौड़ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अभिराज राठौर को वापसी का मौका दिया। इससे सभी हैरान थे। महामहिम, देवांश्री राठौड़ ने मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन चंद्रकांत राठौड़ ने हाथ उठाकर उसे रोका। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। चंद्रकांत राठौड़, तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करे? अभिराज राठौड़ थोड़ा हैरान थे। उन्होंने पहले ही सब कुछ दांव पर लगाने की योजना बना ली थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि चंद्रकांत राठौड़ निष्पक्ष खेल की बात करेगा। ये व्यक्ति आखिर क्या कर रहा है? अगर तुम निष्पक्षता चाहते हो तो मैं तुम्हें निष्पक्षता दूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से हार का यकीन दिलाऊंगा। चंद्रकांत राठौड़ ने शांति से कहा। ठीक है, ये तुमने कहा है। अभिराज राठौड़ की आंखें हल्के से सिकुड़ी। उनके दिल में खुशी थी और उन्होंने आगे कहा, हम त्रिशक्ति में मार्शल हैं। नया किंग बनने के लिए हमें ताकतवर होना होगा। मेरी राय में सेना के नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करना बेहतर है। जो युद्ध जीतेगा वही किंग होगा। अभिराज राठौड़, तुम कितने बेशर्म हो। ये सुनकर देवांश्री राठौड़ आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर सकीं और चिल्लाईं, तुमने कई सालों तक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी है और तुम्हारी ताकत अद्भुत है। पूरे त्रिशक्ति में तुम्हारे मुकाबले के बहुत कम लोग हैं। तुम केवल अपनी ताकत के आधार पर प्रतिस्पर्धा चुनते हो। क्या ये निष्पक्ष है? इस दुनिया में ताकतवर का सम्मान होता है, खास तौर पर त्रिशक्ति में। अगर तुम्हें ताकत नहीं है तो तुम हजारों सैनिकों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि एक कमजोर विद्वान त्रिशक्ति का किंग बन सकता है ना? अभिराज राठौड़ ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, हम कभी भी एक कमजोर को किंग के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। भानु प्रताप ने समर्थन में कहा। अगर जो ताकतवर है वही किंग बन सकता है तो दुनिया में पहले से ही अराजकता फैल चुकी होती। देवांश्री राठौड़ ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि दुनिया में अराजकता है या नहीं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन आर्मी में अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो या तो तुम्हें पर्याप्त ताकतवर होना होगा या पर्याप्त सैन्य उपलब्धियां होनी होंगी। अभिराज राठौड़ ने ठंडी मुस्कान दी। सैन्य उपलब्धियों के मामले में विक्रम राठौड़ और पराग राठौड़ दोनों मिलकर भी मेरे बराबर नहीं हैं। मैं निष्पक्षता की बात करता हूँ और इसलिए मैं रिंग में मार्शल आर्ट्स की लड़ाई का प्रस्ताव देता हूँ। ताकत सब कुछ तय करती है। तुम। देवांश्री राठौड़ कुछ कहने ही वाली थी कि चंद्रकांत राठौड़ ने उन्हें रोका। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हम सेना के नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो जीतेगा वही भविष्य का त्रिशक्ति का किंग होगा। बात पक्की। अभिराज राठौर की आंखें चमक उठीं और वे खुशी से झूम उठे। किसी को नहीं पता था कि उनकी ताकत कुछ साल पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब भले ही उनका सामना कैलाश से हो, वे 60% यकीन रखते हैं कि वे जीत सकते हैं। रही बात पराग राठौड़ और लंबे समय से गायब विक्रम राठौड़ की, वे शायद उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष लगती थी, लेकिन वास्तव में उनके पास जीत का मौका पहले से ही था। चंद्रकांत राठौड़, तुम इतने चतुर हो। तुम एक पल के लिए भ्रमित हो गए। अगर बाद में तुम्हारा बेटा हार गया तो मैं देखता हूं कि तुम इसका अंत कैसे करते हो। अभिराज राठौड़ ने मन ही मन उपहास किया। उन्हें चिंता नहीं थी कि चंद्रकांत राठौड़ पछताएंगे। इतने सारे ब्लैक ड्रैगन आर्मी के सैनिकों के सामने अगर दूसरा पक्ष पछताने की हिम्मत करता है तो उनकी शान खो जाएगी और वे इस मौके का फायदा उठाकर लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। तियान, तुम कैसे हो? ऊपर जाकर कोशिश करना चाहते हो? चंद्रकांत राठौड़ ने अचानक पराग राठौड़ की ओर देखा।
अभिराज राठौर की ताकत भानु प्रताप की तुलना में कैसी है? पराग राठौर ने उल्टा सवाल किया। भानु प्रताप की मार्शल आर्ट्स अच्छी है, लेकिन तुम्हारे तीसरे अंकल की तुलना में वे अभी भी बहुत पीछे हैं। वरना तुम्हारा तीसरा अंकल उन्हें कैसे नियंत्रित कर पाता? चंद्रकांत राठौड़ ने हल्के से मुस्कुराया। चूंकि अभिराज राठौर भानु प्रताप से ज्यादा ताकतवर है, तो मैं रहने देता हूँ। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। वे भानु प्रताप को भी नहीं हरा पाए थे, तो अभिराज राठौर से कैसे लड़ सकते थे? ये तो मुसीबत मोल लेने जैसा है ना? हूँ, तुम्हें थोड़ी आत्मजागरूकता तो है। अभिराज राठौड़ ने ठंडी मुस्कान दी और बोले, चंद्रकांत राठौड़, तुम्हारा छोटा बेटा पहले ही हार मान चुका है, तो मैं पूछता हूँ, तुम्हारा बड़ा बेटा अब कहाँ है? विक्रम, इतने समय तक छिपने के बाद क्या अब सामने आने का समय नहीं हुआ? चंद्रकांत राठौड़ ने अचानक जोर से बोला। हालांकि उन्होंने अपने बड़े बेटे विक्रम राठौड़ से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उन्हें उनकी मौजूदगी का पता था। पहले महेश गोयल के मामले में ये ठीक विक्रम राठौड़ की सूचना के कारण था कि उन्हें उस कैंसर को खत्म करने का मौका मिला। अब जब महल में इतनी बड़ी बात हो चुकी थी, उनके स्वभाव के अनुसार वे निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठते। मुझे नहीं पता था कि तुम, एक पुरानी लोमड़ी, न केवल अभिराज राठौर को धोखा दे गए, बल्कि हम सबको भी ठग लिया। अब तुम मुझे अपनी ढाल बनने के लिए कह रहे हो। क्या यह उचित है? थोड़ा हिचकिचाने के बाद विक्रम राठौड़ ने आखिरकार अपने चेहरे से इंसानी चमड़े का मास्क उतार दिया। चूंकि चंद्रकांत राठौड़ मरे नहीं थे, महल की सामान्य स्थिति अभी भी बरकरार थी। मौजूदा स्थिति में उनके लिए सामने न आना असंभव था। हालांकि उन्हें थोड़ा मजबूरन लियांगशान जाने का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें दिल से पता था कि चंद्रकांत राठौड़ उनके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आज अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का सबसे अच्छा समय था। अगर वे सभी ब्लैक ड्रैगन आर्मी के अधिकारियों के सामने हुस्सार जनरल अभिराज राठौड़ को हरा देते हैं, तो भविष्य में सिंहासन पर चढ़ने में उनके लिए कम रुकावटें होंगी। क्या वो वास्तव में विक्रम राठौड़ है? विक्रम राठौड़ का असली चेहरा देखने के बाद सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस रहस्यमयी मास्टर ने अभी भानु प्रताप को हराया था, वह 10 साल से गायब राठौड़ परिवार का क्यूलिन बेटा विक्रम राठौड़ निकला। इस स्तर की पहचान का प्रभाव चंद्रकांत राठौड़ के मृत्यु से वापस आने से ज्यादा अलग नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, पिता और पुत्र एक दूसरे से ज्यादा चालाक और धूर्त। ये तुम हो? ये कैसे संभव है? अभिराज राठौड़ का चेहरा बदल गया और वे हैरान थे। उन्हें लगा था कि विक्रम राठौड़ चला गया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में उनके पास ही छिपा हुआ था। सबसे जरूरी बात, वो इतना ताकतवर था कि यहाँ तक कि वे जीत का यकीन नहीं रखते थे। सब लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए माफ करें। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। अपनी पहचान जाहिर करने के बाद विक्रम राठौड़ ने महल में सभी की ओर हाथ जोड़े। विक्रम, तुम कब लौटे? देवांश्री राठौड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। पहले विक्रम राठौड़ की ओर देखा, फिर उनकी नजरें पराग राठौड़ पर गईं। पराग राठौड़ ने मुस्कुराया और ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। मैं कुछ दिन पहले लौटा था। मैंने सुना कि महल में संकट है, इसलिए मैंने चुपके से मदद की। लेकिन कुछ कारणों से मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सका। दुर्भाग्य से मैं इस पुरानी लोमड़ी से नहीं छिप सका। विक्रम राठौड़ ने चंद्रकांत राठौड़ की ओर जटिल भाव के साथ देखा। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली थी, तो वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए थे। नतीजा, इतनी देर तक परेशानी उठाने के बाद उन्हें पता चला कि ये चंद्रकांत राठौड़ की साजिश थी। जानबूझकर मृत्यु का नाटक करके सभी बुरे इरादों वाले लोगों को बाहर निकाला और फिर अंत में उन सबको साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये मानना होगा कि ये एक शानदार चाल थी। इतनी खराब कि यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी रिश्तेदार भी अंधेरे में रखे गए। हालांकि अभिराज राठौड़ साहित्य और युद्ध दोनों में निपुण और रणनीति बनाने में सक्षम थे,
फिर भी वे चालाक चंद्रकांत राठौड़ से एक कदम पीछे थे। चाहे वो नकली मृत्यु हो या ये सावधानीपूर्वक तैयार किया गया द्वंद्व, शुरू से अंत तक अभिराज राठौड़ को बिना किसी सूचना के हेरफेर किया जा रहा था। यह त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ की पूंजी है। तुम छोटे लौटने के बाद दिखाई नहीं दिए। बिना कुछ चालों के मैं तुम्हें कैसे ठग सकता था? चंद्रकांत राठौड़ ने नाराजगी से कहा। ठीक है, बेकार बातें बंद करो। नकली मृत्यु का हिसाब मैं बाद में तुमसे लूंगा। अभी कारोबार निपटाते हैं। विक्रम राठौड़ की तेज नजरें जल्दी से अभिराज राठौड़ की ओर मुड़ी। चंद्रकांत राठौड़ की हत्या की गई थी और वे ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष थे। हत्या के बाद अभिराज राठौड़ ने तुरंत विद्रोह और सिंहासन हथियाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शायद उनका ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों से संबंध था। चाहे वो देशद्रोह हो या ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों के साथ साठगांठ, उनकी नज़रों में ये एक बड़ा अपराध था। विक्रम राठौड़ हैरानी के बाद अभिराज राठौड़ का चेहरा जल्दी से उदास हो गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे शायद एक साजिश का शिकार हो रहे थे। चंद्रकांत राठौड़ को स्पष्ट रूप से विक्रम राठौड़ की मौजूदगी का पता था और इसीलिए उन्होंने अभी इतनी जल्दी सहमति दी थी, क्योंकि उन्हें विक्रम राठौड़ की ताकत का अंदाजा था। उन्हें मानना पड़ा कि 10 साल तक न देखे जाने के बावजूद विक्रम राठौड़ न केवल सबके सामने गायब नहीं हुए, बल्कि और भी बेहतर हो गए थे। पहले भानु प्रताप को हराने से ये देखा जा सकता था कि वे कितने असाधारण थे। भानु प्रताप की ताकत मार्शल आर्ट्स के महान मास्टर के करीब है, जो पूरे त्रिशक्ति में उच्च रैंकिंग में है। विक्रम राठौड़ का भानु प्रताप को हराना ये साबित करता है कि उनकी खेती ग्रैंड मास्टर स्तर पर थी। 20 साल की उम्र में एक ग्रैंड मास्टर, ये प्रतिभा कितनी डरावनी है। अगर आज विक्रम राठौड़ को हटाया नहीं गया और उन्हें बढ़ने दिया गया, तो भले ही वे त्रिशक्ति के किंग बन जाए, वे हमेशा डर और घबराहट में जिएंगे। आखिरकार, भले ही हत्या का प्रयास विफल हो जाए, अगर एक ताकतवर ग्रैंड मास्टर स्तर का व्यक्ति भागना चाहे, तो कोई भी उसे जीवित नहीं रख सकता। तीसरे अंकल काफी समय बाद मिले। तुम कैसे हो? विक्रम राठौड़ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, 10 साल बीत गए और मैं तुम्हें लगभग पहचान नहीं पाया। अभिराज राठौड़ ने आंखें सिकोड़कर चुपके से सतर्कता बरतते हुए कहा। तीसरे अंकल, अब रुक जाओ। विक्रम राठौड़ ने शांति से कहा, जब तक तुम समय रहते पश्चाताप करने को तैयार हो, एक बड़े की खातिर मैं चंद्रकांत राठौड़ से विनती कर सकता हूँ कि तुम्हें मृत्युदंड से बख्श दिया जाए। अब जब चीजें इस हद तक पहुंच चुकी हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट सकता हूँ? अभिराज राठौड़ ने धीरे धीरे अपनी कमर से तलवार निकाली। उनका चेहरा असामान्य रूप से ठंडा था। वे सिंहासन से सिर्फ एक कदम दूर थे और अस्थायी रूप से हार नहीं मान सकते थे। अभी तय किए गए नियमों के अनुसार अगर वे विक्रम राठौड़ को हरा देते हैं, तो वे सफलतापूर्वक सिंहासन पर चढ़ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे इस तरह के जीवन में एक बार आने वाले मौके को नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम अपने जुनून को छोड़ने को तैयार हो, तुम पीछे हट सकते हो। विक्रम राठौड़ ने कहा, ये जुनून नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी भर की महत्वाकांक्षा है। इसके लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। अभिराज राठौड़ की आंखें दृढ़ थीं। तीसरे अंकल, जीवित रहना अच्छा नहीं है? तुम्हें मृत्यु की तलाश क्यों करनी है? विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। जिस पल से चंद्रकांत राठौड़ जीवित होकर वापस आए, अभिराज राठौड़ हार गए थे। हालांकि मार्शल का प्रतीक ब्लैक ड्रैगन आर्मी को नियंत्रित कर सकता है, ये त्रिशक्ति के किंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे ही चंद्रकांत राठौड़ एक शब्द कहेंगे, अभिराज राठौड़ की सारी पिछली निर्भरता उनके खिलाफ हो जाएगी। जीवन हो या मृत्यु, कौन हारता है और कौन जीतता है, ये अभी कहना मुश्किल है। जब तक हम लड़ नहीं लेते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अभिराज राठौड़ ने धीरे धीरे अपने हाथ में चाकू उठाया और चाकू की नोक सीधे विक्रम राठौड़ की ओर इशारा कर रही थी। विक्रम राठौड़, मैं जानता हूं कि तुम बहुत काबिल हो,
लेकिन मैंने कई सालों तक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी है, अजेय रहा हूँ और कभी हारा नहीं। अगर तुम मेरे साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, तो मुझे डर है कि तुम में वह योग्यता नहीं है। तीसरे अंकल, सैनिकों का नेतृत्व करने और युद्ध में लड़ने में तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन रिंग में द्वंद्व की बात हो तो तुम मेरे सामने शायद नहीं टिक पाओगे। विक्रम राठौड़ ने गंभीरता से कहा। ढीठ। अभिराज राठौड़ ने आंखें तरेरी। हम दोनों ग्रैंड मास्टर स्तर पर हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मेरे दशकों के अनुभव की तुलना में एक युवा लड़का मुझसे बेहतर हो सकता है। चूंकि तीसरे अंकल इतने जिद्दी हैं, तो मुझे बेअदबी करने के लिए माफ मत करना, कृपया। विक्रम राठौड़ ने एक हाथ बढ़ाया और निमंत्रण का इशारा किया। चाकू देखो। अभिराज राठौड़ ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और जोरदार हमला शुरू किया। अभिराज राठौड़ की तलवारबाजी बहुत तेज है और बेहद क्रूर है। उनकी तलवारें घातक हैं और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर जाती है। हालांकि इसमें कोई बहुत चमकदार चालें नहीं हैं, लेकिन ये बेहद व्यावहारिक हैं और इनमें लगभग कोई खामी नहीं है। अभिराज राठौड़ पहले से ही प्रतिभाशाली थे, साथ ही युद्ध के मैदान में वर्षों की मेहनत और विभिन्न उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीकों का मिश्रण। अब ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सैकड़ों स्कूलों की ताकत को इकट्ठा किया है, सभी कमियों को छोड़ दिया है और अपनी एक अनूठी तलवार तकनीक बनाई है। यह तलवार तकनीक गति, सटीकता और क्रूरता पर केंद्रित है। ये दुश्मनों को जल्दी मारता है, सटीक हमला करता है और इसकी तलवारबाजी क्रूर और अजेय है। एक बार इस्तेमाल होने पर हजारों सैनिकों और घोड़ों को इसकी तेज धार से बचना पड़ता है। अभिराज राठौड़ के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए विक्रम राठौड़ की आकृति लगातार चमक रही थी, जैसे हवा में गिरते पत्ते, अनिश्चित और पकड़ में न आने वाले। दोनों हमला और बचाव कर रहे थे और आगे पीछे लड़ रहे थे, जिससे अंतर बताना मुश्किल हो रहा था। आसपास के लोग ध्यान से देख रहे थे और हैरानी में थे। मासूम लोगों को चोट न पहुंचे, इसके लिए सभी ने दूरी बना ली, जिससे विक्रम राठौड़ और अभिराज राठौड़ को प्रदर्शन के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। आखिरकार ये दोनों ग्रैंड मास्टर स्तर के ताकतवर लोग हैं। हर वार में पहाड़ तोड़ने और चट्टानें फोड़ने की ताकत है। सीधे टकराव की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि लड़ाई का बाद का प्रभाव भी आसानी से किसी को मार सकता है। मुझे नहीं पता था कि अभिराज राठौड़ इतने ताकतवर हैं। वे पहले ही मार्शल आर्ट्स मास्टर स्तर पर हैं। साथ ही उनकी समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ विक्रम को शायद कोई फायदा नहीं मिलेगा। देवांश्री राठौड़ ने आंखें सिकोड़कर युद्ध के मैदान को देखा। उनकी नजरों से वे मुश्किल से ये बता पा रही थी कि कौन कौन है, लेकिन उनकी गतिविधियां इतनी तेज थी कि वे उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। अभिराज राठौड़, ये चोर, वाकई अपनी ताकत छिपाता है। 10 साल पहले वो हमारे बराबर था। मुझे नहीं पता था कि 10 साल बाद वो इतने डरावने स्तर तक बढ़ गया है। आशुतोष चंद्र ने भौहें सिकोड़ी। पिछले 2 सालों में वे मुश्किल से मार्शल आर्ट्स मास्टर स्तर तक पहुंचे, लेकिन अभिराज राठौड़ पहले ही ग्रैंड मास्टर थे और दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। अगर तुम हुस्सार जनरल की स्थिति में बैठ सकते हो, तो तुम साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हो? चिन्मयदेव ने शांति से कहा। इसके अलावा राठौड़ परिवार के खून की रेखा में कुछ ही निकम्मे हैं। अभिराज राठौड़ की तुलना में क्राउन प्रिंस महामहिम असली राक्षस हैं। बिल्कुल सही। रघुनंदन ने सहमति में सिर हिलाया। चाहे अभिराज राठौड़ कितने भी प्रतिभाशाली हों, वे पहले ही 40 के दशक में हैं। ग्रैंड मास्टर बनना स्वीकार्य है, लेकिन क्राउन प्रिंस महामहिम सिर्फ 20 के दशक में हैं। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत, पूरी दुनिया में देखो, वे अनूठे हैं। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। ये सुनकर आशुतोष चंद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि अभिराज राठौड़ बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे क्राउन प्रिंस जैसे बेजोड़ जीनियस से बहुत पीछे थे। अगर क्राउन प्रिंस महामहिम सिंहासन संभालते हैं, तो त्रिशक्ति निश्चित रूप से भविष्य में और भी शानदार होगा। ज्यादा जल्दी खुश मत हो।
हालांकि विक्रम की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा अभिराज राठौड़ से ज्यादा है, लेकिन वे आखिरकार अभी युवा है। दोनों पक्षों के बीच 20 साल से ज्यादा का अंतर है। चाहे ताकत हो या युद्ध अनुभव, अभिराज राठौड़ ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए आज विक्रम इस लड़ाई में जीत पाएंगे या नहीं, ये अभी अनिश्चित है। देवांश्री राठौड़ ने गंभीरता से कहा। महल के हितों को ध्यान में रखते हुए वे स्वाभाविक रूप से उम्मीद करती थी कि विक्रम राठौड़ जीतें, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि अभिराज राठौड़ का पलड़ा भारी है। प्रिंसेस सही कह रही है। भले ही क्राउन प्रिंस महामहिम ताकतवर हों, लेकिन वे आखिरकार बहुत युवा है। अभिराज राठौड़ जैसे पुराने लोमड़ी के सामने जीत की संभावना ज्यादा नहीं है। आशुतोष चंद्र ने सोच विचार कर कहा। विक्रम राठौड़ एक जीनियस है, लेकिन अभिराज राठौड़ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 20 साल से ज्यादा की साधना के बाद ये अंतर बहुत डरावना है। इसलिए अंत में कौन जीतेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मेरा मत अलग है। चिन्मयदेव ने फिर से बोला। वूलिंगहो, क्या तुम्हें लगता है कि क्राउन प्रिंस महामहिम की जीत की संभावना ज्यादा है? रघुनंदन ने टटोलते हुए पूछा। हाँ, चिन्मयदेव ने सिर हिलाया। महामहिम अच्छी तरह रणनीति बनाते हैं और संसाधनशील है। अगर वे इस प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत हो सकते हैं, तो उन्हें जीत का पर्याप्त भरोसा है। हमें महामहिम के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा तो कहा गया है, लेकिन सैन्य द्वंद्व में बहुत सारे बदलाव होते हैं, खासकर एक ही स्तर के ताकतवर लोगों के बीच। एक छोटी सी गलती लड़ाई का रुख बदल सकती है। अंतिम पल तक कोई भी परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि प्रिंस को भी ये मुश्किल है। आशुतोष चंद्र ने कहा। मैं ये बात न केवल प्रिंस की वजह से कह रहा हूँ, बल्कि एक और ज्यादा जरूरी बिंदु की वजह से, चिन्मयदेव ने कहा। ओह, कौन सा बिंदु? आशुतोष चंद्र ने भौहें उठाईं। क्या तुमने कभी जिंगशी लिस्ट के बारे में सुना है? चिन्मयदेव ने अचानक पूछा। कभी नहीं सुना। आशुतोष चंद्र ने सिर हिलाया। वे युद्ध और लड़ाई में बहुत अनुभवी थे, लेकिन रिंग की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। मुझे ये पता है। रघुनंदन ने अचानक बात काटी। जिंगशी लिस्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान सूची है। जो कोई भी इस सूची में शामिल हो सकता है, वह शीर्ष मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ है। मुझे याद है कि जिंगशी लिस्ट के शीर्ष 3 में ड्रैगन टाइगर माउंटेन के आद्विक मिश्रा, ड्रैगन पवेलियन मास्टर धनंजय और त्रिशक्ति स्वॉर्ड इम्मोर्टल शाश्वत व्यास है। क्या? स्वॉर्ड इम्मोर्टल शाश्वत व्यास केवल तीसरे स्थान पर है? आशुतोष चंद्र की आंखें फैल गईं और वे बहुत हैरान थे। उनकी नजरों में स्वॉर्ड इम्मोर्टल शाश्वत व्यास न केवल त्रिशक्ति के सबसे ताकतवर योद्धा है, बल्कि दुनिया में सबसे मजबूत है। उनकी हैरान करने वाली तलवारबाजी के साथ वे अजेय और अडिग हैं। अब तक कोई भी शाश्वत व्यास के हाथों में 3 तलवारों को पार नहीं कर सका है। ऐसी लगभग भगवान जैसी मौजूदगी जिंगशी लिस्ट में केवल तीसरे स्थान पर है। ये वाकई चौंकाने वाला है। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि जिंगशी लिस्ट में दुनिया के सभी ताकतवर लोग शामिल हैं, लेकिन शीर्ष समूह इसमें शामिल है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जिंगशी लिस्ट के शीर्ष 10 योद्धा दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोग हैं। चिन्मयदेव ने दृढ़ स्वर में कहा। स्वॉर्ड इम्मोर्टल शाश्वत व्यास केवल तीसरे स्थान पर है। इस जिंगशी लिस्ट का मूल्य वाकई डरावना है। लेकिन तुम ये बात इतने विनम्रता से क्यों लाए? इसका हमसे क्या लेना देना? आशुतोष चंद्र थोड़ा हैरान थे। मैं बताना भूल गया, जिंगशी लिस्ट हाल ही में अपडेट हुई है और हमारे क्राउन प्रिंस महामहिम संयोगवश 10वें स्थान पर हैं। चिन्मयदेव ने आश्चर्यजनक स्वर में कहा। क्या? क्राउन प्रिंस महामहिम वास्तव में जिंगशी लिस्ट के ताकतवर लोग हैं? क्या ये सच है? आशुतोष चंद्र की आंखें और फैल गईं। वूलिंगहो, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्राउन प्रिंस महामहिम वास्तव में सूची में है? रघुनंदन को विश्वास नहीं हुआ। आशुतोष चंद्र को जिंगशी लिस्ट का मूल्य शायद नहीं पता हो, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये वो सूची है जिसका सपना सभी योद्धा देखते हैं, और ये अनगिनत लोगों की जीवन भर की खोज है। अगर जिंगशी लिस्ट पर रैंकिंग सही है,
तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि क्राउन प्रिंस महामहिम दुनिया के 10वें सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं? क्या ये बहुत ज्यादा राक्षसी नहीं है? जिंगशी लिस्ट हाल ही में अपडेट हुई है, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस महामहिम वास्तव में सूची में है। चिन्मयदेव ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो ये शानदार है। मुझे नहीं पता था कि 10 साल तक न देखे जाने के बाद क्राउन प्रिंस महामहिम इतने बड़े स्तर तक बढ़ गए हैं। ये वाकई डरावना है। रघुनंदन आश्चर्य और खुशी से भरे थे। वे अब रॉयल परिवार के सदस्य हैं। विक्रम राठौड़ जितने ताकतवर होंगे, उनकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वे अभिराज राठौड़ को हरा देते हैं और नए किंग बनते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। रुकिए, क्राउन प्रिंस महामहिम जिंगशी लिस्ट में हैं। क्या अभिराज राठौड़ भी सूची में है? आशुतोष चंद्र ने अचानक पूछा। बिल्कुल नहीं। चिन्मयदेव ने सिर हिलाया और बोले, दरअसल जिंगशी लिस्ट में एक अलिखित नियम है। वरिष्ठ रॉयल अधिकारी सूची में शामिल नहीं हो सकते। तो अभिराज राठौड़ सूची में नहीं आ सकते? या उनके पास सूची में आने की ताकत नहीं है? आशुतोष चंद्र ने पूछा। वे न तो सूची में आ सकते हैं और न ही उनके पास उसकी ताकत है, चिन्मयदेव ने कहा। तब तो मैं निश्चिंत हुआ। आशुतोष चंद्र ने राहत की सांस ली। अगर जिंगशी लिस्ट सही है, तो क्राउन प्रिंस महामहिम निश्चित रूप से अभिराज राठौड़ से ज्यादा ताकतवर है। बशर्ते वे दुश्मन को कम न आंकें, उन्हें स्थिर रूप से जीत हासिल होनी चाहिए। रघुनंदन ने विश्लेषण किया। ऐसा तो कहा गया है, फिर भी सावधान रहना होगा। देवांश्री राठौड़ ने अपने आप से बुदबुदाया। वे विक्रम राठौड़ की उत्कृष्टता को लेकर बहुत जटिल भावनाओं में थीं। एक तरफ वे उम्मीद करती थी कि विक्रम राठौड़ जीतें और महल की इज्जत बचाए। दूसरी तरफ वे चिंतित थीं। अगर विक्रम राठौड़ भविष्य में किंग बन गए, तो क्या वे अभिराज राठौड़ की तरह उनके बेटे पर हमला करेंगे? तुम्हें पता है, उनका बेटा विक्रम राठौड़ पर बिना शर्त भरोसा करता है, और यहाँ तक कि उसमें एक तरह की निर्भरता भी है। अगर विक्रम राठौड़ नदी पार करके पुल जलाने की कोशिश करते हैं, तो उनका बेटा बिना जाने मर जाएगा। इस पल युद्ध के मैदान पर विक्रम राठौड़ और अभिराज राठौड़ की लड़ाई और ज्यादा उग्र हो रही थी। दोनों पक्षों की गति इतनी तेज थी कि सामान्य सैनिक मुश्किल से दो धुंधली आकृतियों को एक दूसरे से उलझते हुए देख पा रहे थे, और समय पर एक धमाका होता, जिससे एक शक्तिशाली झटका लहर उत्पन्न हो रही थी। हम इतनी देर से लड़ रहे हैं। जनरल की ताकत के साथ हमें बहुत पहले जीत जाना चाहिए था। अभी तक जीत क्यों नहीं हुई? भानु प्रताप ने आंखें सिकोड़कर चुपके से युद्ध की स्थिति का अवलोकन किया। सतह पर ऐसा लगता है कि अभिराज राठौड़ हमेशा मुख्य हमलावर रहे हैं, जबकि विक्रम राठौड़ रक्षात्मक रूप से बचाव कर रहे थे। सामान्य रूप से अभिराज राठौड़ के हमले के साथ उन्हें 3 मिनट में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देना चाहिए था, लेकिन अब जब वे एक कप चाय पीने जितना समय बीत चुका था, तब भी कोई विजेता या हारा हुआ नहीं था। ये वाकई अजीब था। विक्रम राठौड़ भी ग्रैंड मास्टर स्तर के ताकतवर व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। अगर जनरल को जीतना है, तो उन्हें पूरी ताकत से लड़ना होगा, रत्नाकर ने कहा। इस बिंदु पर पूरी ताकत से न लड़ना असंभव है। एक बार हार गए तो जनरल खतरे में होंगे। नरेंद्र प्रताप ने सिर हिलाया। आप दोनों, अगर जनरल वाकई हार गए, तो आपका क्या प्लान है? भानु प्रताप ने अप्रत्याशित रूप से पूछा। प्लान क्या हो सकता है? बेशक मैं जनरल के साथ मरूंगा। रत्नाकर ने ऐसा कहा जैसे वे मरने को तैयार हों। बिल्कुल। जनरल के विश्वास पात्र होने के नाते हमें जनरल के साथ जीना और मरना चाहिए, नरेंद्र प्रताप ने धार्मिकता से बोला। आप दोनों इतने भ्रमित क्यों हैं? भानु प्रताप ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। जनरल जनरल हैं, हम हैं। हर किसी को जीने का हक है। हमें दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है ना? वूलिंगह, इसका क्या मतलब है? रत्नाकर ने भौहें थोड़ा ऊंचा किया। अगर जनरल जीत सकते हैं तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं
तो हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। भानुप्रताप ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो? रत्नाकर का चेहरा अंधेरा हो गया। जो समय की नब्ज समझते हैं वे नायक है। चींटियां भी जीवन की लालच रखती है, इंसानों की तो बात ही छोड़ो। भानुप्रताप ने प्रलोभन देना शुरू किया। दोनों जनरल, हम आज यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। हमारे पास भविष्य में शानदार जिंदगी और अनंत वैभव और धन होगा। क्या आप यहाँ मरने को तैयार हैं? इसके अलावा आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के बारे में भी सोचना होगा, है ना? अगर आप मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा? आपकी पत्नी और बेटी का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? ये रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप ने एक दूसरे को देखा। स्पष्ट रूप से अपनी शुरुआती दृढ़ता खो चुके थे। जनरल रत्नाकर, आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र प्रताप ने टटोलते हुए बोला, थोड़ा हिचकिचाते हुए। हालांकि वे अभिराज राठौड़ के हैं, लेकिन त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा है। अगर चंद्रकांत राठौड़ मर गए होते तो वे बिना हिचकिचाहट के अभिराज राठौड़ के साथ विद्रोह कर सकते थे। लेकिन समस्या ये है कि अगर चंद्रकांत राठौड़ मरे नहीं हैं, तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और उन्हें परिणामों का वजन करना होगा। जैसा कि भानुप्रताप ने कहा, उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचना होगा। जनरल नरेंद्र प्रताप, अभी अंतिम क्षण नहीं आया है। हमें मनमाने ढंग से फैसले नहीं लेने चाहिए। मैं जनरल और विक्रम राठौड़ के बीच की लड़ाई को लेकर ज्यादा आशावादी हूँ। अगर जनरल जीत सकते हैं तो हमारे पास अभी भी वापसी की उम्मीद है। रत्नाकर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। जनरल की काबिलियत अविश्वसनीय है और वे निश्चित रूप से जीतेंगे। छोटा विक्रम राठौड़ जनरल का मुकाबला कैसे कर सकता है? नरेंद्र प्रताप ने बार बार सिर हिलाया। वूलिंगह, यहाँ सेना का मनोबल मत हिलाओ। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर कोई हादसा हुआ तो तुम अकेले नहीं बच पाओगे। रत्नाकर ने चेतावनी दी। मैं सिर्फ दयालुता से याद दिला रहा हूँ कि अगर आप दोनों इसकी कदर नहीं करते तो भूल जाओ। भानुप्रताप ने कंधे उचकाए। अलग अलग रास्ते एक दूसरे को समझने की ओर नहीं ले जाते। चूंकि दोनों उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे, चाहे वे कितना भी कहें, यह बेकार था। उनके लिए जीवित रहना सबसे जरूरी है। इसके बाद सत्ता, धन और बाकी सब कुछ छोड़ा जा सकता है। जब कई लोग बात कर रहे थे, युद्ध के मैदान की स्थिति में अचानक बदलाव आया। शायद बहुत देर तक लड़ने से थक गए थे। अभिराज राठौड़ का हमला स्पष्ट रूप से धीमा हो गया था। दूसरी ओर विक्रम राठौड़ अभी भी जीवंत और ऊर्जावान थे, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए थे। वास्तव में उन्होंने कभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और अभिराज राठौड़ को खुलकर इस्तेमाल करने दिया। एक तरफ इसका उद्देश्य परखना और जांचना था, दूसरी तरफ ये तैयारी थी। अगर अभिराज राठौड़ वाकई ड्रैगन गार्ड पैविलियन के पतन से संबंधित हैं, तो उनके आसपास ड्रैगन गार्ड पैविलियन के लोग छिपे होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, ड्रैगन गार्ड पैविलियन के विशेषज्ञ आसपास घात लगाए हो सकते हैं। अभिराज राठौड़ उनके लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन ड्रैगन गार्ड पैविलियन अलग था। ड्रैगन गार्ड पैविलियन के वर्तमान पैविलियन मास्टर रत्नेश जिंगशी लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं, जो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर वे छिपकर हमला करते हैं और अगर वे तैयार नहीं, तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। तीसरे अंकल, रुक जाओ। तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। विक्रम राठौड़ इधर-उधर घूमते रहे और शांति से बोले, तुम और मैं दोनों राठौड़ परिवार के सदस्य हैं। जीवन और मृत्यु के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पीछे हटने को तैयार हो, तो तुम अभी भी जनरल रहोगे और सारा वैभव और धन का आनंद ले सकते हो। विक्रम राठौड़, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? अगर मैं गिर गया तो शायद मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। अभिराज राठौड़ ने चिल्लाया। युगों से सिंहासन के लिए संघर्ष हमेशा जीतने या मरने का रहा है और तीसरा रास्ता नहीं है।
उनकी राय में अगर वे आज असफल हो गए तो वे मर जाएंगे। तीसरे अंकल, मुझे पता है कि ड्रैगन गार्ड पैविलियन पर्दे के पीछे है। तुमने भी खलनायक की बदनामी सुनी और आवेग में ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि अगर तुम पर्दे के पीछे के व्यक्ति को जाहिर कर दो तो मैं तुम्हारी गलती की परवाह नहीं करूंगा। विक्रम राठौड़ ने गंभीरता से कहा। हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? अभिराज राठौड़ का चेहरा ठंडा था। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, उनके हाथों की हमलावर गतिविधियां अनजाने में थोड़ा धीमा हो गया था। तीसरे अंकल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम रास्ते के अंत में हो। अगर तुम मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। ये तुम्हारा अपनी गलतियों को सुधारने का मौका है। विक्रम राठौड़ ने कहा। अगर चंद्रकांत राठौड़ ने मुझसे ये कहा होता तो मैं कुछ हद तक विश्वास करता, लेकिन तुम, एक युवा लड़के, मुझे तुम पर विश्वास करने की क्या वजह देता है? अभिराज राठौड़ ने चिल्लाया। तुम शायद विश्वास न करो, लेकिन तुम्हारे पास और कोई विकल्प है क्या? विक्रम राठौड़ ने शांति से कहा। तीसरे अंकल, मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। अगर कोई और होता तो वह अब तक एक लाश होता। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है? सपने देखना बंद करो, अभिराज राठौड़ ने कहा। तीसरे अंकल, मेरा धैर्य सीमित है, तुम मेरी शर्तें मानोगे या नहीं? विक्रम राठौड़ का चेहरा और ठंडा हो गया। तुम मुझसे अपनी शर्तें मानने के लिए कह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे खुलेआम हराना होगा, वरना कोई बातचीत नहीं होगी, अभिराज राठौड़ ने चिल्लाया। त्रिशक्ति में मार्शल परंपराएं हैं, और एक जनरल के रूप में जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकलकर आया है, वे ताकत की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे। जैसा कि कहावत है, ताकतवर का सम्मान होता है केवल तभी जब तुम्हारी मुट्ठियां काफी मजबूत हों, तुम दूसरों के साथ तर्क कर सकते हो। कमजोर लोगों को तर्क करने की भी योग्यता नहीं होती। ठीक है, चूंकि तीसरे अंकल प्रतिस्पर्धा पर अड़े हैं, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, विक्रम राठौड़ ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं केवल 3 तलवारों का उपयोग करूंगा। अगर तीसरे अंकल सभी को रोक सकते हैं तो मैं तुरंत हार मान लूंगा। घमंडी लड़के, देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। अपमानित महसूस करते हुए अभिराज राठौड़ गुस्से में आ गए और उनका हमला तुरंत और ज्यादा उग्र हो गया। पूरे आसमान में तलवार की रोशनी तूफान की तरह विक्रम राठौड़ की ओर बढ़ी। विक्रम राठौड़ ने कुछ कदम लिए और सीधे जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उछल गए। पहली तलवार, 7 किल्स। हवा में 2 सेकंड तक लटकने के बाद विक्रम राठौड़ अचानक मुड़े, एक हाथ से तलवार पकड़ी, सिर नीचे, पैर ऊपर और तलवार से नीचे की ओर वार किया। तुरंत स्काई स्वॉर्ड से बड़ी मात्रा में काली रोशनी फटी। काली रोशनी तेजी से फैली और जल्द ही एक 10 मीटर लंबी काली विशाल तलवार बन गई। विशाल तलवार से ठंडी चमक निकल रही थी, जैसे कि ये सब कुछ निगल सकती हो, और यह जमीन पर अभिराज राठौड़ की ओर कटने लगी। विशाल तलवार से आ रही डरावनी आभा को महसूस करते हुए अभिराज राठौड़ का चेहरा हल्का सा बदल गया। सोचने का समय न होने के कारण उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और पूरी ताकत से आसमान में काली विशाल तलवार पर जोरदार वार किया। हुश! एक सुनहरी तलवार की रोशनी निकली और बिजली की गति से काली विशाल तलवार से टकराई। धम! एक जोरदार धमाका हुआ। जिस पल अभिराज राठौड़ की तलवार की रोशनी काली विशाल तलवार से टकराई, वह फट गई और एक झटका लहर में बदलकर सभी दिशाओं में फैल गई। दूसरी ओर काली विशाल तलवार में अभी भी बची हुई ताकत थी और उसने अभिराज राठौड़ पर जोर से वार किया। क्या? अभिराज राठौड़ चौंक गए और तुरंत अपनी तलवार ऊपर उठाकर रोकने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अपनी गैंग ची को सक्रिय कर अपने शरीर पर एक मोटा सुरक्षात्मक ढाल बनाया ताकि तलवार को बलपूर्वक रोक सकें। धम! एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिल गई। काली विशाल तलवार अभिराज राठौड़ की शरीर की रक्षा करने वाली आभा पर भारी पड़ गई और इसकी शक्तिशाली टक्कर ने
अभिराज राठौड़ के पूरे शरीर को जमीन में धकेल दिया। पहले से सपाट जमीन में अचानक कई मीटर व्यास का एक गहरा गड्ढा बन गया। एक पल के लिए रेत और पत्थर उड़ने लगे और ऊर्जा चारों ओर छीट रही थी। विस्फोट बिंदु को केंद्र मानकर एक शक्तिशाली झटका लहर पहाड़ की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। जहां भी ये गुजरी, धूल और धुआं था और तेज हवाएं गरज रही थीं, जिसने युद्ध देख रहे सैनिकों को मजबूरन प्रतिरोध करने के लिए बाध्य किया। इस पल विस्फोट से बने गड्ढे में अभिराज राठौड़ अभी भी संघर्ष कर रहे थे। उनके शरीर पर सुरक्षात्मक ढाल कभी चमक रही थी, कभी अंधेरी हो रही थी और दरारें तेजी से फैलने लगी थी। उनके सिर के ऊपर काली विशाल तलवार हल्के से कांप रही थी, फिर भी नीचे दबा रही थी। अभिराज राठौड़ को ऐसा लग रहा था जैसे एक पहाड़ उन पर दब रहा हो। भारी ताकत ने उनके हाथों को कांपने और घुटनों को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें दांत पीसकर डटे रहना पड़ा, क्योंकि अगर उनके सिर के ऊपर की विशाल तलवार नीचे कट गई तो वे निश्चित रूप से मौके पर मर जाएंगे। इस पल तक उन्हें विक्रम राठौड़ की ताकत का एहसास हुआ। पता चला कि शुरू से ही सामने वाले ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब जब उन्होंने वास्तव में ताकत लगाई तो वे थोड़ा प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। मृत्यु के खतरे को महसूस करते हुए अभिराज राठौड़ ने एक कठोर चीख निकाली। उनके शरीर की गैंग ची लहर की तरह फट पड़ी, जो लगातार सुरक्षात्मक ढाल को मजबूत कर रही थी। लेकिन चाहे वे कितना भी सुधार करने की कोशिश करें, सुरक्षात्मक ढाल पर दरारें और ज्यादा बढ़ती गईं। कमबख्त, लड़ो! ये देखकर कि वे प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे, अभिराज राठौड़ ने दहाड़ा और सीधे राठौड़ परिवार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया। उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उनके शरीर की मांसपेशियां तुरंत फूल गईं। उनके अंगों से ऊर्जा की लहरें फटने लगीं। राठौड़ परिवार की गुप्त तकनीक कम समय में मानव शरीर की क्षमता को सक्रिय कर सकती है, जिससे ताकत बढ़ाने और यहाँ तक कि स्तरों को तोड़ने का प्रभाव प्राप्त होता है। ये जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में जान बचाने और दुश्मन को मारने की एक जादुई कला है। लेकिन इस तरह की जादुई कला में एक घातक खामी है, वह ये कि समय सीमा समाप्त होने के बाद शरीर बेहद कमजोर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति गुप्त तकनीकों का उपयोग करता है और सीमित समय के भीतर दुश्मन को हरा नहीं पाता, तो फिर केवल मृत्यु का रास्ता है। अभिराज राठौड़ ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाएगा, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए गुप्त तकनीक को सक्रिय करना जरूरी था। मेरे लिए टूट जा! अभिराज राठौड़ ने अचानक दहाड़ा और उनके सीने से एक सुनहरी ऊर्जा लहर फट पड़ी। तुरंत आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और अंतरिक्ष कांपने लगा। उनके सिर के ऊपर लटक रही काली विशाल तलवार आखिरकार उछलकर दूर हो गई, काले प्रकाश के बिंदुओं में बदलकर गायब हो गई। विक्रम राठौड़, जो मानव तलवार में एकीकृत हो गए थे, ने भी अपनी असली शक्ल में वापसी की और आकाश से नीचे उतर आए। उनके हाथ में स्काई स्वॉर्ड अनिश्चित रूप से चमक रही थी और वे किसी भी समय फिर से वार कर सकते थे। हाफ, हाफ, हाफ। हालांकि अभिराज राठौड़ ने मुश्किल से विक्रम राठौड़ के हमले को पीछे धकेल दिया था। वे थक चुके थे और भारी सांस ले रहे थे। उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वे पसीने से तर थे और यहाँ तक कि उनकी टांगें भी अनियंत्रित रूप से कांपने लगी थी। अभी की तलवार का वार बहुत डरावना था। अगर उन्होंने राठौड़ परिवार की गुप्त तकनीक का उपयोग करके जबरन स्तर तोड़कर ताकत में भारी वृद्धि नहीं की होती, तो शायद वे इसे झेल नहीं पाते। विक्रम राठौड़, क्या ये तुम्हारी सबसे मजबूत चाल थी? ऐसा लगता है कि बस इतना ही है, अभिराज राठौड़ ने हांफते हुए और शब्दों से तंज कसते हुए कहा। सबसे मजबूत चाल? विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। तीसरे अंकल, तुमने गलत समझा। मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा था। असली ताकतवर चालें अभी बाकी है। क्या? वार्म अप? ये सुनकर
अभिराज राठौर का चेहरा जम गया और उनकी पलकें उछल पड़ी। अभी की तलवार का वार उन्हें लगभग मार चुका था। क्या ये सिर्फ एक वार्म अप था? तुम मजाक कर रहे हो ना? विक्रम राठौड़, मैं डरता नहीं हूँ। अगर तुम्हें कोई असली काबिलियत है तो उसे इस्तेमाल करो, अभिराज राठौड़ ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि सामने वाला इतना ताकतवर है। वह जरूर जानबूझकर दिखावा कर रहा होगा। ठीक है, चूंकि तीसरे अंकल इतने उत्साहित हैं तो मैं अब गंभीर होने जा रहा हूँ। विक्रम राठौड़ ने धीरे धीरे ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड को उठाया, तलवार की नोक सीधे सामने खड़े अभिराज राठौड़ की ओर तानते हुए। दूसरी तलवार, ब्रेक द आर्मी। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, विक्रम राठौड़ अचानक उस जगह से गायब हो गए। व्यक्ति और उनकी तलवार एक काली रोशनी में बदल गए और अभिराज राठौड़ की ओर टकराए। इस तलवार में न तो दुनिया को हिलाने वाली आभा थी और न ही आत्मा को झकझोर देने वाली ठंडक। इसमें केवल एक चीज थी और वह थी गति, बेहद तेज गति। पलक झपकते ही काली रोशनी ने 10 मीटर की दूरी तय कर ली और सीधे अभिराज राठौड़ की छाती पर प्रकट हो गई। अभिराज राठौड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे केवल अपनी सहज बुद्धि के आधार पर शरीर की रक्षा करने वाली गैंग ची को सक्रिय कर सके। धम, एक विस्फोट हुआ और काली रोशनी अभिराज राठौड़ की सुरक्षात्मक ढाल से जोर से टकराई और उसमें निहित डरावनी ऊर्जा तुरंत फट पड़ी। पहले से अटूट सुरक्षात्मक ढाल अब कांच की तरह थी, जो मौके पर ही फट गई और पूरी तरह से रक्षाहीन थी। सुरक्षात्मक ढाल के टूटने के बाद काली रोशनी में अभी भी ताकत बाकी थी और अचानक अभिराज राठौड़ के सुनहरे कवच पर टकराई। श्वांजन से बना कवच धमाके से डेंट हो गया। शक्तिशाली टक्कर ने अभिराज राठौड़ के पूरे शरीर को तोप के गोले की तरह 100 मीटर दूर उछाल दिया और महल के प्रवेश द्वार पर पत्थर के शेर से टकरा दिया। कई टन वजनी पत्थर का शेर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। रही बात अभिराज राठौड़ की, उनके मुंह और नाक से खून फट रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे टूट गया हो और वे जमीन पर लकवाग्रस्त होकर लेट गए, हिलने में असमर्थ। इस दृश्य को देखकर पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। किसी ने नहीं सोचा था कि विक्रम राठौड़ गंभीर होने पर इतने ताकतवर होंगे। यहाँ तक कि अभिराज राठौड़, जिन्होंने गुप्त तकनीक को सक्रिय किया था, भी नहीं टिक सके और केवल 2 चालों में उछाल दिए गए। दोनों पक्षों की ताकत में अंतर स्पष्ट रूप से छोटा नहीं था। हे भगवान! क्या क्राउन प्रिंस महामहिम इतने ताकतवर हैं? हुस्सार जनरल भी उनके सामने नहीं टिक सके। राठौड़ परिवार का क्यूलिन बेटा वाकई अपनी ख्याति के योग्य है। वह सचमुच दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जनरल वाकई बदकिस्मत हैं। उन्हें ऐसा राक्षस मिला जिसे सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। अभिराज राठौड़ को खून उलटते और हराते हुए देखकर सभी लोग बातें करने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्लैक ड्रैगन आर्मी में अभिराज राठौड़ की पहले की अजेयता अब विक्रम राठौड़ द्वारा पूरी तरह से तोड़ दी गई थी। उन्होंने आखिरकार इस त्रिशक्ति प्रिंस की डरावनी प्रतिभा को महसूस किया। शानदार लड़ा। विक्रम राठौड़ की जीत देखकर आशुतोष चंद्र हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और खास तौर पर उत्साहित दिखे। हालांकि चिन्मयदेव ने पहले कहा था कि क्राउन प्रिंस महामहिम की जीत की संभावना ज्यादा है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वे कुछ हद तक बेचैन थे। अब जब उन्होंने क्राउन प्रिंस महामहिम की असली ताकत देखी तो वे प्रशंसा की स्थिति में थे। मेरे भाई से मुकाबला करने की हिम्मत? ये वाकई खुद को अपमानित करना है। पराग राठौड़ गर्व और अभिमान से भरे दिखे। इस लड़के की ताकत वाकई बहुत बढ़ गई है। चंद्रकांत राठौड़ ने आंखें सिकोड़कर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। खत्म हो गया, अब पूरी तरह हार गए। भानु प्रताप का चेहरा बदल गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दोनों जनरल, आपको जल्दी फैसला लेना चाहिए। रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप ने एक दूसरे को देखा, उनकी भौहें सिकुड़ी और दोनों में से कोई नहीं बोला। तीसरे अंकल,
मेरे पास अभी एक तलवार बाकी है, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? विक्रम राठौड़ ने अपनी तलवार की उंगली बढ़ाई और अचानक उसे ऊपर उठाया। बस एक हुश ध्वनि के साथ ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड तुरंत 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ गई, तलवार की नोक नीचे की ओर, जमीन पर अभिराज राठौर को घूरते हुए। काले रंग की तलवार पर काली रोशनी अनिश्चित रूप से चमक रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर किसी को निगलने की तलाश में हो। मेरी तीसरी तलवार, जिसे ग्रीडी वुल्फ कहते हैं, दूसरी तलवार से दोगुनी घातक है। अगर तुम उत्साहित हो तो मैं तुम्हें इसे आजमाने दूंगा, विक्रम राठौड़ ने कहा, और उनकी तलवार की उंगली अचानक नीचे दब गई। ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड, जो जमीन से 100 मीटर ऊपर थी, तुरंत एक काली रोशनी में बदल गई और अभिराज राठौर की ओर कटने लगी। जहां भी काली रोशनी गुजरी, ड्रैगन की दहाड़ और बाघ की गर्जना की आवाज सुनाई दी, और इसकी ताकत बेहद डरावनी थी। रुको, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। मृत्यु को करीब देखकर अभिराज राठौड़ इतने डर गए कि वे बार बार चीखे और आखिरकार सिर झुका लिया। ओह! बस एक गर्जना सुनाई दी। आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड आखिरकार अभिराज राठौर के सिर के ऊपर आकाश में रुक गई। एक व्यक्ति और एक तलवार, दूरी 10 सेंटीमीटर से भी कम थी। अभिराज राठौड़ स्पष्ट रूप से तलवार से निकलने वाली ठंडी चमक को महसूस कर सकते थे, इतना कि उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उनके पीछे और ज्यादा ठंडा पसीना था। वापस विक्रम राठौड़ ने अपनी तलवार की उंगली पीछे खींची और उनके द्वारा छोड़ी गई ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड एक और हुश ध्वनि के साथ काली रोशनी में बदलकर उनके हाथ में लौट आई। तीसरे अंकल, तुम हार गए, विक्रम राठौड़ ने शांति से बोला। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। अभिराज राठौड़ ने सिर झुकाया और अपने हाथों को उदास चेहरा बनाकर देखा, इस परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ। उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की बहुत मेहनत से साधना की थी और दशकों तक कभी ढील नहीं दी। इसके अलावा उनकी खेती की प्रतिभा बहुत उच्च थी और 40 साल से ज्यादा की उम्र में उन्होंने ग्रैंड मास्टर स्तर हासिल कर लिया था। पूरे त्रिशक्ति में देखें तो वे शीर्ष में थे। उन्हें लगा था कि अपनी मजबूत नींव और समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ वे स्थिर रूप से जीत सकते हैं। लेकिन अभी विक्रम राठौर की 3 तलवारों ने उन्हें गहराई से समझा दिया कि दोनों की ताकत में भारी अंतर था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने पूरी ताकत लगाई और राठौड़ परिवार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया, तो भी वे विक्रम राठौड़ को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सके, बल्कि सामने वाले ने उन्हें आसानी से हरा दिया। ये झटका उनके लिए वाकई बहुत बड़ा था। जिस प्रतिभा पर उन्हें गर्व था, वह विक्रम राठौड़ के सामने कुछ भी नहीं थी। तीसरे अंकल, तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो। त्रिशक्ति की तो बात ही छोड़ो, पूरे ड्रैगन किंगडम में भी बहुत कम लोग तुम्हें हरा सकते हैं, विक्रम राठौड़ ने कहा। मुझे तसल्ली मत दो, हार हार है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि हार बर्दाश्त न कर सकूं, अभिराज राठौड़ ने आत्मोपहास में कहा। तीसरे अंकल, हमारे बीच का समझौता अभी भी मान्य है। जब तक तुम सच बताने को तैयार हो और ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों का ठिकाना बताओ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, विक्रम राठौड़ ने कहा। अभिराज राठौड़ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चंद्रकांत राठौड़ की ओर देखा। विक्रम की बात मेरी बात है, चंद्रकांत राठौड़ ने शांति से कहा। मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरे किसी भी अधीनस्थ को सजा नहीं दी जाएगी, अभिराज राठौड़ ने सौदेबाजी शुरू की। कोई समस्या नहीं, अगर तुम जो जानकारी दे रहे हो वो उपयोगी है, तो मैं वादा करता हूँ कि उन्हें नहीं मारा जाएगा, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। ठीक है, बात पक्की, अभिराज राठौड़ ने राहत की सांस ली। हालांकि विक्रम राठौड़ ने वादा किया कि उन्हें नहीं मारा जाएगा, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वे मृत्युदंड से बच सकते हैं, लेकिन जीवित अपराध से नहीं बच सकते। ऐसा काम करने के बाद या तो उन्हें अंधेरे जेल में डाल दिया जाएगा, या उनकी खेती को खत्म कर बाकी जिंदगी के लिए नजरबंद कर दिया जाएगा। पहला विकल्प मृत्यु से भी बदतर है,
जबकि दूसरा अभी भी उनके बुढ़ापे का आनंद ले सकता है। अब वे अपनी ताकत के अंत में हैं और उनके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे केवल अपने मुंह में कुछ रहस्यों के जरिए अपने लिए बेहतर जीवित स्थान खरीद सकते हैं। वास्तव में तुम्हारा अनुमान सही है। ड्रैगन गार्ड पैविलियन के लोगों ने वाकई मुझसे पहले संपर्क किया था। अपनी छाती में उमड़ रहे खून को शांत करने के बाद अभिराज राठौड़ ने फिर से बोला, लेकिन शुरू में मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जब तक मैंने एक परिचित चेहरा नहीं देखा, तब तक मैं हिल गया था। तुमने किसे देखा? विक्रम राठौड़ ने पूछा। ब्लैक ड्रैगन आर्मी के पूर्व जनरल जयदेव, अभिराज राठौड़ ने गंभीरता से कहा। इन शब्दों के साथ पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। जयदेव? क्या वो पहले ही मर नहीं चुका था? हाँ, जनरल जयदेव 10 साल पहले मर गए थे। वे त्रिशक्ति में फिर से कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्या ये अभिराज राठौड़ झूठ नहीं बोल रहा? सभी एक दूसरे को देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है। यहाँ तक कि चंद्रकांत राठौड़ भी आश्चर्य भरा चेहरा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। जयदेव भी ब्लैक ड्रैगन आर्मी में एक दिग्गज शख्सियत है। कभी एक समय था जब वे दोनों भाइयों की तरह थे, एक साथ दुश्मनों को मारते थे, अपने घर और देश की रक्षा करते थे और एक साथ उपलब्धियां हासिल करते थे। 10 साल पहले फॉरबिडन सिटी की घटना के बाद जयदेव गायब हो गए। किसी ने आग की जगह पर जयदेव का जला हुआ शरीर और उनके पास टोकन पाया था। बाद में उन्होंने जयदेव के लिए कब्रिस्तान में एक मकबरा भी बनवाया था। अप्रत्याशित रूप से इतने सालों बाद उन्होंने फिर से इस परिचित नाम को सुना। सबसे जरूरी बात, वह व्यक्ति अभी भी जीवित है। ये सब क्या हो रहा था? क्या? आश्चर्य हुआ। अभिराज राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पहली बार जयदेव से मिला तो मैं भी तुम सबकी तरह ही हैरान था। मुझे नहीं पता था कि 10 साल पहले मर चुका एक व्यक्ति वास्तव में मेरे सामने जीवित खड़ा होगा। इसलिए जिज्ञासा के चलते मैंने उनके साथ अच्छी तरह बात की और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। इस बिंदु पर अभिराज राठौड़ ने चारों ओर देखा, फिर थोड़ा सस्पेंस बनाकर बोले, 10 साल बाद जयदेव अब जयदेव नहीं कहलाते। उन्होंने अपना नाम बदलकर रत्नेश कर लिया और ड्रैगन गार्ड पैविलियन के नए मास्टर बन गए। क्या? जयदेव वास्तव में ड्रैगन गार्ड पैविलियन के मास्टर हैं? ये सुनकर सभी फिर से चौंक गए। हालांकि उस साल फॉरबिडन सिटी में हुए बदलावों का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, लेकिन कई सुराग उस रहस्यमयी संगठन की ओर इशारा करते थे जो शाही सत्ता के पीछे छिपा था, ड्रैगन गार्ड पैविलियन। क्योंकि ड्रैगन गार्ड पैविलियन बहुत विशाल था और उसकी ताकत पूरी दुनिया में फैली थी। उस समय अपनी शक्ति के चरम पर रहे त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ ने भी खुलेआम टकराव करने की हिम्मत नहीं की और केवल सहने का विकल्प चुना। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक ड्रैगन आर्मी का पूर्व जनरल वास्तव में ड्रैगन गार्ड पैविलियन का मास्टर बन जाएगा। ये पहचान का बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। आगे बोलो, विक्रम राठौड़ ने बिना भाव के कहा। उन्हें जयदेव के बारे में सारी खबरें पहले से ही पता थीं। अब उन्हें और ज्यादा जानने की जरूरत थी। जयदेव? नहीं, रत्नेश ने मुझे ढूंढने के बाद मुझसे एक सौदा करने की बात की। उनका कहना था कि अगर मैं उनके साथ गठबंधन करता हूं तो हम दुनिया को बांट सकते हैं और दुनिया के सहमालिक बन सकते हैं। शुरू में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे यकीन दिलाने के लिए उन्होंने कसम खाई कि वे मुझे त्रिशक्ति के किंग के सिंहासन पर चढ़ने में समर्थन देंगे। मैं इतने सालों से जनरल रहा हूं। सच कहूं तो मैं वाकई एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि प्रिंस होना कैसा लगता है। इसलिए मैंने रत्नेश से पूछा, वे मुझे सत्ता में आने के लिए कैसे समर्थन देंगे। रत्नेश ने जो योजना दी वह थी त्रिशक्ति के किंग की हत्या करना, ताकि मैं उठ सकूं और मौके का फायदा उठाकर सिंहासन हथिया सकूं। शुरू में मैं बहुत हिचकिचाया। पहला, मुझे उनके कथन पर यकीन नहीं था और दूसरा, मैं ये कदम उठाने में सक्षम नहीं था। इसलिए मैंने सीधे सहमति नहीं दी। अंत में
इस पागल ने कहा कि उन्होंने पहले से ही योजना बना ली है, इसलिए मुझे सिर्फ तैयार रहने को कहा। बेशक, मुझे यकीन नहीं था कि उनके पास ये काबिलियत है। आखिरकार, हर साल त्रिशक्ति के किंग की हत्या करने की चाह रखने वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ। हालांकि, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 3 दिन के भीतर रत्नेश वास्तव में यह कर दिखाएगा। जब मुझे खबर मिली कि त्रिशक्ति के किंग की हत्या हो गई, तो मेरे मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। एक तरफ भाईचारे का दुख था और दूसरी तरफ सत्ता और हैसियत की चाहत थी। मुझे पता था कि अगर हम रत्नेश के साथ सहयोग करते हैं, तो त्रिशक्ति का किंग तो क्या, दुनिया का सहमालिक बनने का भी बहुत बड़ा मौका था। इसलिए मैं आखिरकार प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, गठबंधन करने का फैसला किया और ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कर बैठा। इस बिंदु पर अभिराज राठौड़ ने आह भरी, पछतावे से भरे दिखे। बेशक, उन्हें इस बात का पछतावा नहीं था कि उन्होंने विद्रोह किया, बल्कि इस बात का कि चंद्रकांत राठौड़ मरे नहीं थे, वरना वे अब शीर्ष पर होते। अभिराज राठौड़ के बोलने के बाद विक्रम राठौड़ ने आखिरकार कहा, तीसरे अंकल, हमें तुम्हारा अनुभव पता चल गया। तुमने दूसरों के बहकावे में आकर ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया, लेकिन अब मुझे और ज्यादा जानना है। रत्नेश कहाँ है? ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष कहाँ छिपे हैं? इतना कुछ कहने के बाद ये सब बेकार बातें थीं और कोई मुख्य बिंदु नहीं था। सच कहूं, हालांकि मैंने रत्नेश के साथ सहयोग किया है, लेकिन मुझे उनकी ठिकाने की जानकारी नहीं है। अभिराज राठौड़ ने सिर हिलाया। पता नहीं। विक्रम राठौड़ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। इतनी देर तक जूझने के बाद क्या इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं कहा? चिंता मत करो, भले ही मुझे रत्नेश का ठिकाना नहीं पता, लेकिन मैं उनसे संपर्क कर सकता हूँ। अभिराज राठौड़ ने अचानक बात का रुख बदला। मैंने रत्नेश के साथ एक समझौता किया था कि काम पूरा होने के बाद हम कहीं मिलेंगे और एक साथ चर्चा करेंगे। ओह, सच में? तुम लोगों की मुलाकात की जगह कहाँ है? विक्रम राठौड़ की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम निश्चित रूप से चाहते हो कि मैं अभी कहूँ? अभिराज राठौड़ ने चारों ओर देखा और कुछ संकेत दिया। इधर आओ, तीसरे अंकल को घर के अंदर ले जाओ। विक्रम राठौड़ ने चिल्लाया और तुरंत कई गार्ड्स को बुलाया ताकि गंभीर रूप से घायल अभिराज राठौड़ को महल के अंदर ले जाया जाए। कैलाश, तुम बाहर के इन लोगों से निपटने के जिम्मेदार हो। याद रखो, किसी की जान मत लेना। चंद्रकांत राठौड़ ने चेतावनी देने के बाद वे भी महल के अंदर चले गए। प्रिंस के निर्देशों के अनुसार ब्लैक ड्रैगन आर्मी के सभी अधिकारियों और सैनिकों को तुरंत किले में वापस लौटकर उसकी रक्षा करनी होगी। कैलाश ने जोर से कहा। हाँ, ब्लैक ड्रैगन आर्मी के सभी अधिकारी और सैनिक एक साथ जवाब दिए। इस पल, बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने तुरंत अपनी टीम को संगठित किया और तितर-बितर हो गए। इस बार उन्होंने अभिराज राठौर का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उनके पास मार्शल का प्रतीक था। अब जब प्रिंस मरे नहीं थे, स्वाभाविक रूप से प्रिंस के आदेशों को प्राथमिकता दी जाएगी। रुको, इस समय कैलाश की नजरें अचानक भानु प्रताप पर केंद्रित हो गईं, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। भानु प्रताप, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? क्या प्रिंस ने नहीं कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ? भानु प्रताप ने गला घोंटते हुए कहा। हालांकि प्रिंस तुम्हारी जान बख्श देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुरक्षित बच निकल सकते हो। कैलाश ने ठंडे स्वर में कहा, विद्रोह का अपराध इतना बड़ा है कि 9 कबीलों को सजा दी जा सकती है। प्रिंस दयालु है और फिर से हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मृत्युदंड से बच सकते हो, जीवित अपराध से नहीं बच सकते। तुम, इसका क्या मतलब है? मैंने तो सिर्फ आदेशों का पालन किया और कुछ नहीं किया। अगर दोष देना है तो अभिराज राठौर को दोष दो। उन्होंने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। भानु प्रताप ने खुद को बचाने की कोशिश की। जनरल का अपराध प्रिंस स्वयं तय करेंगे। रही बात तुम लोगों की, तुम्हें पहले कुछ दिन जेल में बिताने चाहिए। कैलाश ने हाथ हिलाया। इधर आओ। इन सभी गद्दारों को गिरफ्तार करो और सावधानी से पूछताछ करो कि उनके कोई साथी तो नहीं हैं। हाँ,
ड्रैगन गार्ड्स का एक समूह तुरंत आगे बढ़ा और भानु प्रताप और उनके समूह को घेर लिया। ये सभी अभिराज राठौर के विश्वासपात्र जनरल हैं और वे अभिराज राठौर के प्रति बहुत वफादार हैं। अगर इन्हें ठीक से नहीं संभाला गया तो ये और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कैलाश, तुम बदला लेने की कोशिश मत करो। महामहिम ने अभी कहा था कि हमें चोट नहीं पहुंचानी है। भानु प्रताप ने पीड़ा से चिल्लाया। बिल्कुल, हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं और प्रिंस ने भी वादा किया था कि वे आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गड़बड़ मत करो। रत्नाकर, नरेंद्र प्रताप और उनके समूह के चेहरों का रंग बदल गया, जैसे कि वे सांप और बिच्छू देख रहे हों। त्रिशक्ति में कैलाश का नाम कौन नहीं जानता? हालांकि वे अब युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ते, कैलाश त्रिशक्ति की सजा के जिम्मेदार हैं और कुछ गंभीर अपराधियों से पूछताछ करने में माहिर हैं। उनकी विधियों की क्रूरता और खूनी प्रक्रिया वाकई डरावनी थी। जो लोग कैलाश के हाथों में पड़ते हैं, उनका कोई अच्छा अंत नहीं होता और यहाँ तक कि मृत्यु भी एक विलासिता बन जाती है। वे वाकई जीवित रहने में असमर्थ और मरने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कैलाश उन्हें जेल ले जा रहे हैं, सभी लोग घबरा गए।